मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक और नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर मैं कहूं कि यार यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर अलग अलग वेलोसिटीज हैं, तो इतनी सारी मॉलिक्यूल और सबकी अलग अलग वेलोसिटीज, उनका एवरेज निकालना है ना। एवरेज निकालना क्या मतलब कि सबको ऐड करके जितने मॉलिक्यूल हैं उतने से डिवाइड करना, वो क्या कहलाता है, एवरेज। इस टॉपिक में एवरेज और मीन अलग अलग नहीं है। जैसे यार एसी वाले टॉपिक में हम एवरेज और मीन को अलग अलग सेंस में लेते थे, यहां एवरेज और मीन का सेम मतलब है। जैसे मैं कहता हूं यार एक ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड है, एक की 5 मीटर पर सेकेंड, एक की 3 मीटर पर सेकेंड, एक की 2 मीटर पर सेकेंड, एक की 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 5 मॉलिक्यूल हैं। कोई पूछे यार कि इनका एवरेज क्या होगा या मीन क्या होगा, तो एवरेज लाने का मतलब क्या है कि सारी वेलोसिटीज को ऐड करना जितने भी हैं और डिवाइड बाय जितने मॉलिक्यूल हैं उतने से डिवाइड करना, इसी का मतलब एवरेज है और इसी का मतलब क्या है, मीन है। इस एग्जांपल में अगर मुझे ये करना हो तो क्या करूंगा, 5 प्लस 3 वाले कितने हैं, 3 प्लस 2, और ये टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 5, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज। क्या एवरेज का मतलब समझ में आ गया, ये मतलब है। और ये एवरेज एक्चुअल गैस का टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, और ये एवरेज निकाल के रखा गया है, वो कितना आता है, √8 RT बाई पाई एम। अगर तुम्हें 2-4 मॉलिक्यूल दे के कभी कोई एवरेज पूछे तो ये काम करना है, और अगर कोई तुम्हें एवरेज का फॉर्मूला पूछे तो ये हमें सीधे सीधे पता है, इसके कोई डेरिवेशन पे बात नहीं होती। इसके बाद आता है एक आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये मैंने क्या बताया है, एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या निकल सकता है, प्रोबेबल का मतलब होता है जिसकी संभावना सबसे, यानी मैं इस डब्बे में हाथ डालूं और मेरे हाथ में एक मॉलिक्यूल आए, मैं उससे पूछूं कि तुम्हारी क्या वेलोसिटी है, तो सबसे ज्यादा संभावना किस नंबर को लेके है, 3। क्यों, क्योंकि यहां पे ज्यादातर मॉलिक्यूल के अंदर वेलोसिटी कितनी है, 3 है, तो संभावना है कि मेरे हाथ में जो मॉलिक्यूल टकराएगा वो 3 वाला होगा। संभावना 2 और 5 की भी है, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी है, 3। तो जिस वेलोसिटी को ज्यादातर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं उस वेलोसिटी का नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यार इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मीनिंग है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल ने जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर रही है ना यार, वेलोसिटी ऑक्यूपाइड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ने जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई करी उसी का नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका भी एक फॉर्मूला है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, हमें रटना ही है। तीसरा नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर से हम बात करते हैं मीन स्क्वायर की। मीन स्क्वायर का मतलब है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर 2-4 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमें पता है, उसका कोई पूछे यार उसके स्क्वायर का मीन बताओ, जैसे अभी हमने जो निकाला था ये वेलोसिटी का मीन था, उसके स्क्वायर के मीन का क्या मतलब है कि हम सारी वेलोसिटी के क्या करें, स्क्वायर करें, फिर उनका सम करें जितने भी मॉलिक्यूल हैं, और फिर डिवाइड बाई n कर दें, तो ये क्या बन गया, मीन स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का क्या निकाला है, एवरेज या मीन। कोई पूछे रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, तो यार जो आंसर अभी अभी निकाला है उसी में हम क्या कर दें, अंडर रूट लगा दें। देखो यार अगर कोई कहे यार स्क्वायर का मीन किया है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम मीटर पर सेकंड यूनिट की चीज चाहते हैं तो इसमें और क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट। यानी अगर रूट मीन स्क्वायर लाना तो इस पूरे कैलकुलेशन में हमें एक अंडर रूट और लगाना पड़ेगा, और इस काम को करने को हम क्या बोलते हैं, VRMS। RMS का मतलब क्या है, R फॉर रूट, M फॉर मीन, रूट मीन स्क्वायर, और अब फिर से इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब है, ये उनके फॉर्मूले हैं जो हमें सीधे सीधे याद रखना है।
सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि इन फॉर्मूलों में सबसे ज्यादा बात किस फॉर्मूले की होती है? हाँ, आरएमएस की सबसे ज्यादा बात होती है। तो ये फॉर्मूला तो हर हाल में हमें रटा होना चाहिए। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? वही कंपैरिजन वाले कि एक टेम्परेचर पे ये वेलोसिटी, दूसरे टेम्परेचर की वेलोसिटी बताओ, है ना। एक गैस का मोलर मास ये है, दूसरी गैस का मोलर मास ये, टेम्परेचर अलग है, वेलोसिटी का रेशियो बताओ। सिंपल क्वेश्चन यार, कंपैरिजन बेस्ड, रेशियो बेस्ड, है ना, इस तरह की बातें करी जाती हैं। और मीनिंग पे भी कभी कभी मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए हैं, तो मीनिंग भी पता होना चाहिए कि 2-4 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दे दी और कोई तुमसे एवरेज पूछ ले, मीन पूछ ले, या रूट मीन स्क्वायर पूछ ले, मीन स्क्वायर पूछ ले। एक नंबर इसका कम करो जरा। हाँ भाई, नोट कर लिया है। कोई फायदा नहीं हुआ है, पहले कम से कम सुर आ रहा था, अब बीट्स आ रहे हैं इसमें। तो यार अगर कोई पूछे इनका आरएमएस निकाल के बताओ तो क्या करना पड़ेगा? बता, इस एग्जाम्पल में अगर आरएमएस निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितने बार? 3 बार, प्लस क्या 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 5। इतना करोगे तो क्या निकल के आएगा? रूट में स्क्वायर। करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मीनिंग समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से इतनी देर में सारी बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक प्रेशर का फॉर्मूला हमने लॉ से पढ़ा है, P इक्वल टू क्या, गैस लॉ से हमने पढ़ा है nRT बाई V। लेकिन एक प्रेशर का फॉर्मूला न्यूटन की मैकेनिक्स लगा के आता है। यानी अब तक हम लॉ से बात कर रहे थे और ये जो फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं वो किससे निकलने वाला है? न्यूटन की मैकेनिक्स से। और न्यूटन की मैकेनिक्स क्या कहती है कि क्योंकि गैस के सारे मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर लगातार दीवारों से टकराते रहते हैं, और जब भी किसी मॉलिक्यूल की टक्कर होती है तो वो उसको मोमेंटम ट्रांसफर करता है,
और किसी भी दीवार पे लगातार कोई ना कोई टक्कर कर ही रहा होता है, तो इस वजह से इस दीवार पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, और अगर इसका एरिया ए है तो हम उस फोर्स की मदद से क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। मैं सीधे प्रेशर का फॉर्मूला दे दूं चलेगा, पूरे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट कभी पड़ती नहीं, बस ये बात है दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि ये प्रेशर किस वजह से आया है। तो यार ये वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं, Vx, Vy और Vz। तो यार इस दीवार को हर मॉलिक्यूल का Vx कंपोनेंट हिट करता होगा और फिर वो इलास्टिक कोलिजन से वापस आता होगा, तो उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में चेंज इन मोमेंटम होता होगा, तो फिर दीवार में उतना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, उसी वजह से ये प्रेशर आता है। और वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। क्या आता है, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ये बात डेराइव करके निकाली जाती है, यानी मॉलिक्यूल की इस थ्योरी को एज्यूम करके कि उनके अंदर मोशन है, उससे प्रेशर निकाला जाता है। ठीक है ना, बस मैं लिख सकता हूं यूजिंग मैकेनिक्स, ये फॉर्मूला निकाला जाता है कि यानी प्रेशर के लिए क्या जिम्मेदार है। क्या बताओ, इन मॉलिक्यूल की अगर वेलोसिटीज किसी कारण से बढ़ जाएं तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, यानी मोशन ही प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। मॉलिक्यूल का अगर मोशन किसी तरीके से बढ़ाया जाए तो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है मोशन, बिल्कुल हम लोगों ने बताया ये अभी मैकेनिक्स यूज करके लॉ से क्या निकाला था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, लॉ से हमने निकाला था nRT/V, ये बाई लॉ निकाला था। तो लॉ क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम किसी कंटेनर में यानी फिक्स वॉल्यूम में T बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर। और ये मैकेनिक्स की थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि वेलोसिटी बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, यानी सीधा सीधा यहां से एक मैसेज तो ये क्लियर है कि मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन ही टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होता है। जिस भी मटेरियल में, मॉलिक्यूल में, चीज में मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन फास्ट हो जाते हैं, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी वेलोसिटी प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। और ये लॉ क्या कह रहा है, टेम्परेचर प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। तो क्या यहां से हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं टेम्परेचर वेलोसिटी के लिए जिम्मेदार है, नहीं। क्या इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम राइट साइड वाली चीज को इक्वल कर देते हैं, 1/3 रो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, n को हम W/m लिख दें चलेगा, RT/V, nRT/V था, n को मैंने क्या लिख दिया, W/V। क्या बताओ W/V क्या होता है, डेंसिटी। तो रो से W/V पूरा कट जाएगा, तो VRMS स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3RT/m। तो VRMS का डेरिवेशन एक्चुअली यहीं से होता है, 3RT/m। तो VRMS कहां से आया है, तो लॉ की मदद से और मैकेनिक्स की मदद से ये डिराइव होता है कि वेलोसिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, टेम्परेचर। ये वेलोसिटी एक की वेलोसिटी नहीं है, ये इतने सारे पार्टिकल की वेलोसिटी का निकाला हुआ रूट मीन स्क्वायर है। और रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब होता है मैं वहां बता चुका हूं। इलेक्ट्रीशियन को काफी पैसे दिए गए हैं ताकि वो एक खास तरह का सुर निकाल पाए फैन के अंदर। ये भी कुछ लगता है इसमें खर्चा किया गया।
जल्दी स्लाइड चेंज होने पे बच्चों का हैंग कर जाता है कई बार, तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। ये यार एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा सेवाएं कौन ले रहा है भाई क्लास में? तो हम लोगों ने अभी अभी बात करी है कि मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से दीवार में क्या आता है? प्रेशर आता है। सोच यार, एक कंटेनर के अंदर हम एक दीवार को फ्री कर दें, फ्री कर दें मतलब कि उसको क्या बना दें? पिस्टन बना दें, और गैस को इसके अंदर भर दिया जाए और उसको थोड़ा गर्म कर दिया जाए, तो ये गैस क्या कर सकती है? अरे गैस क्या कर सकती है यार? उस प्रेशर से इस पिस्टन को धक्का देगी और धक्का देते देते उसको खिसका के ऊपर पहुंचा देगी। तो क्या ये करना हमारे लिए बड़ी काम की चीज है। गैस को हीट खिला के उससे क्या करवाना? उससे वर्क डन लेना, उससे काम लेना, ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। दुनिया में जितने भी इंजन आज की डेट पे चलते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि गैस को फ्यूल के जरिए गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो वो पिस्टन को क्या करता है? तो जब भी अब के बाद तुम गैस इमेजिन करोगे तो गैस का एक चेहरा होगा। ये यार गैस है। ये कौन है? गैस। ये हमेशा यूं तत्पर है, इसको क्या चाहिए? ये वर्कडन करने के लिए तत्पर है। हमेशा कहता है कि हम इस ढक्कन को धक्का देंगे। धक्का देंगे मतलब क्या करेगा? वर्कडन करेगा। और इसी का किया हुआ वर्कडन इस पिस्टन को मूव करा सकता है। पिस्टन का मोशन फिर बाद में वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही हर इंजन का प्रिंसिपल होता है। इसको क्या चाहिए? जिस तरह से यार जादू को धूप की जरूरत पड़ती थी, धूप नहीं, वो धूप धूप चिल्लाता था, धूप खा के वो एनर्जी प्रोड्यूस करता था अपने अंदर एनर्जी। इसी तरह से यार इसको क्या चाहिए? हीट। इसको गर्मी बहुत अच्छी लगती है, इसको गर्म करोगे काम पे लग जाएगा। बस मेरा ये है यार। इसका मतलब इस गैस के मॉलिक्यूल में कलेक्टिवली वर्क डन करने की क्षमता है। अब वो वर्क डन की क्षमता किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर है एनर्जी। जैसे कभी कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग को अगर मोशन करने की आजादी दे दो तो वो धक्का देता है कि नहीं? उसी तरह से गैस भी वर्क डन कर सकती है। तो यार वो वर्क डन करने की क्षमता किसी ना किसी फॉर्म में उसके अंदर स्टोर है, और उसी क्षमता का नाम क्या है? इंटरनल जी। इंटरनल जी बेसिकली जैसे स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, जैसे सरफेस एनर्जी होती थी सरफेस के अंदर, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या दे सकता है? वर्क डन दे सकता है ना? तो मुझे बता यार, इसके अंदर ये फोर्स लगाने की क्षमता किस वजह से डेवलप हुई है? इसके मोशन की वजह से, इसके मोशन की वजह से। और वही मोशन क्या डेवलप करता है? प्रेशर, और उसी प्रेशर की वजह से क्या मिल रहा है? वर्क डन। यानी सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटरनल जी किस फॉर्म में छुपी है? तो यार अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो वो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, जो सारे मॉलिक्यूल की मिला के काइनेटिक एनर्जी है, उसी का नाम क्या है? इंटरनल जी। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें, यार आइडियल और रियल में इतना अंतर होता है। आइडियल गैस में हमने कुछ एजम्पशन लिए थे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखते, और जब तक किसी दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तब तक हम पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई बात नहीं करते हैं। यानी मॉलिक्यूल के अंदर हम प्योरली जब आइडियल गैस मानते हैं तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं करते। यानी मॉलिक्यूल के आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होते हैं। तो यार आइडियल गैस में इंटरनल जी किस फॉर्म में मौजूद होती है? केवल और केवल काइनेटिक। और रियल गैस में भाई, रियल गैस मतलब कि मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन तो होता ही है, तो उसमें काइनेटिक के फॉर्म में भी होती है और दूसरा पोटेंशियल के फॉर्म में भी होती है। तो हम लोग ज्यादा डिस्कशन किसका करने वाले हैं? आइडियल गैस। तुमसे कोई पूछे यार आइडियल गैस में जो इंटरनल जी होती है वो किस फॉर्म में छुपी होती है? तो केवल और केवल काइनेटिक। यानी जब वो धक्का दे देती होगी गैस, नहीं वर्क डन कर देती होगी, तो क्या उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती होगी? इंटरनल जी क्या हो जाती होगी? कम। और काइनेटिक एनर्जी कम होती होगी तो वेलोसिटी कम होती होगी, तो टेम्परेचर वो भी कम हो जाएगा। अरे देखो अभी हमने वेलोसिटी का टेम्परेचर से रिलेशन नहीं निकाला,
VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अंडर रूट टी। तो अब मन में भाव लाओ यार, गैस का ठंडा होना इसका मतलब उसने वर्क डन कर दिया है, गैस का गर्म होना मतलब वो अब वर्क डन करने के लिए तैयार हो गया है। नहीं यार ये भाव ला पा रहे यार, गैस का गर्म होना मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर होना, गैस का ठंडा होना मतलब उसने वर्क डन या तो कर दिया है इसलिए ठंडा हो गया, या तो उसकी हीट निकल गई है इसलिए ठंडा हो गया है। ये भाव लाओ यार गैस के लिए, क्या ला पा रहे हैं? गैस को क्या चाहिए, उसकी जेब गर्म करो तो वो काम करता है, नहीं सुना ये बात? इसी तरह से गैस को गर्म करो तो वो काम करेगा। हम लोगों ने यार अभी अभी ये समझा यार कि एनर्जी किस फॉर्म में छुपी है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मैं n मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं, उसी का तो नाम इंटरनल जी रखा है? नहीं, इंटरनल जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर। इस टॉपिक में हम m की जगह क्या शब्द यूज कर रहे हैं, w, हाफ w इंटू वी स्क्वायर। तो क्या यार यहां पर v स्क्वायर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल का, सब मॉलिक्यूल का एक जैसा नहीं होता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी का भी क्या निकालें, एवरेज। हालांकि सारे मॉलिक्यूल एक ही जैसे होंगे अगर एक तरह की गैस है, तो मैंने यार v स्क्वायर का एवरेज निकाल दिया है। w तो टोटल मास ऑफ द गैस है, उसका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। क्या v स्क्वायर का एवरेज, जरा यहां से बात करते हैं पहले तो यार, पूरे गैस वाले टॉपिक में w की जगह हम बात करते हैं मोल्स में। तो w और मोल्स कैसे रिलेटेड हैं, n बराबर क्या होता है w बाई m, तो w बराबर क्या हो गया nm। हेलो, हाँ यहाँ पता किया तो कह रहे वैक्सीनेशन अब यहाँ होता नहीं है, 2 साल से बंद है। कहाँ होता है, पता नहीं, शहीद पथ के पास कहीं बता रहे हैं। शहीद पथ के पास कहाँ, पता नहीं कौन सा है, वहीं पे कोई ब्रांच है जाने, तो वहीं पे है। तो पूछ लो, एड्रेस तो पूछ लो, तभी हम लोग चलेंगे 12:30 बजे 1 बजे। हम खांसी वाला सोचे थे अपना दिखवा दी, तो इतना दौड़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहीं रेवेन्यू वाले में पर्चा बनेगा, कहीं पुराने वाले में। हम सोच रहे उधर दिखवा ली क्या, वो जो होम्योपैथिक वाला है अस्पताल। हाँ दिखवा लो, ठीक। हाँ भाई, तो मैं W की जगह क्या लिखने वाला हूं, nm। अच्छा यार v स्क्वायर में एक अंडर रूट लगा के फिर स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है? बात तो एक ही यार, अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया, और ये अंडर रूट लगाने के बाद अंदर जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये है VRMS का स्क्वायर। चलो यार VRMS का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। VRMS का फॉर्मूला क्या था, 3RT बाई m, स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट हट जाएगा, m से m कट गया, u का आंसर आ गया है कितना, 3 इंटू हाफ NRT। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यार, 3 इंटू हाफ NRT। ये आइडियल गैस के लिए है या रियल गैस के लिए है, क्योंकि हमने यार इंटरनल जी को केवल किसके बराबर लिया है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये कितने मास के लिए इंटरनल जी का फॉर्मूला है, W मास या n मोल। ये अब किसका आंसर आया है, n मोल ऑफ गैस का एनर्जी का फॉर्मूला आया है, n मोल ऑफ गैस के एनर्जी का फॉर्मूला आया है, कितना आया है, 3 इंटू हाफ NRT। बता एक मोल गैस का इंटरनल जी फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 मोल गैस का आंसर बनेगा
3 इंटू हाफ आर टी। नहीं यार, अगर ये पता है तो ये अपने आप याद आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें रटना है हर हाल में, चाहे ये पूरी कहानी पता हो चाहे ना पता हो। तो अगर 1 मोल का निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। तो बता, एक मॉलिक्यूल का, अगर 1 मोल का आ गया है तो 1 मॉलिक्यूल का क्या आएगा यार? 1 मोल मतलब क्या होता है? Na मॉलिक्यूल। 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है, तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी आएगी? तो मैं कहूंगा यार 3 इंटू हाफ आर टी में Na डिवाइड कर दो। अच्छा बता, R बाई Na ये कितना होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kT। तो ये आंसर कितना आ गया? 3 इंटू हाफ kT। तो ले दे यार, ये 1 मॉलिक्यूल का आ गया है। तो अगर कोई कैपिटल N मॉलिक्यूल बोले तो इसकी एनर्जी क्या बन जाएगी? 3 इंटू हाफ कैपिटल N kT। मैं इसको भी डब्बे में बंद कर रहा हूं, उसको नहीं कर रहा हूं, है तो कड़ियां वहीं से जुड़ी हैं, बट ये ज्यादा जनरल है। और ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है। देखो यार, अगर मोल लेवल पे पूछा गया है n मोल, तो n आर टी आया, r बड़ा कांस्टेंट होता है, r बड़ा कांस्टेंट होता है। और अगर कैपिटल N मॉलिक्यूल पूछा है तो 3/2, वही सेम लुक है, सब कुछ सेम है, बस अंतर कहां पड़ा है? यहां r आया था और यहां k आया है। तो ऐसे याद रखना आसान रहेगा। जब तक यार मोल लेवल पे बात चल रही है तो r आता है, मॉलिक्यूल लेवल पे बात चल रही है तो k आता है। और बाकी लाने को तो यार हम कहीं भी r और कहीं भी k ला सकते हैं। अरे बताओ, इसी जगह में k को कैपिटल R बाई Na नहीं लिख सकता हूं, और इस जगह पे R को हम k इंटू Na नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट यार बेसिक एक एक फॉर्मूला तो कम से कम दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो क्या ये फॉर्मूले याद रखना आसान है? n मोल कैपिटल N मॉलिक्यूल, 1 मोल 1 मॉलिक्यूल। समझ गए भाई? यार स्मॉल n की जगह 1 रख दिया तो ये क्या आ गया? 1 मोल का। और कैपिटल N की जगह 1 रख दिया तो ये क्या आ गया? 1 मॉलिक्यूल का। मोल और मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में बस इतना अंतर है, जहां R आता था वहां K आ जाता है। याद रहेगा भाई? नोट कर लें। हाँ भाई, नोट कर लिया है? एक नाम आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो सकती है, कितनी डायमेंशंस में एनर्जी स्टोर हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होती है, किसी बॉडी के अंदर केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है, तो यार उसके अंदर एक वेलोसिटी होती है। इसके अलावा हम किसी तरह के रोटेशनल मोशन की बातें या वाइब्रेशन मोशन की बात नहीं करते हैं। तो इस वेलोसिटी वेक्टर में कितने कंपोनेंट संभव हैं? Vx, Vy और Vz। 3 डायमेंशन में एक वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है उसमें 3 डायमेंशन में कंपोनेंट हो सकते हैं। ये क्या हो गया? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में अगर कोई पूछे है कि इसकी V वेक्टर में 3 कंपोनेंट है, V वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। अगर कोई पूछे यार इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो तुम लिखोगे हाफ m mod V का स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ m Vx²
vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। यानी यार इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 डायमेंशन में छुपी है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। बात क्लियर है? लेकिन जब हम रोटेशन भी कंसीडर कर लें किसी चीज के अंदर, किसी बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम रोटेशन भी कंसीडर करें यार, अपार्ट फ्रॉम वी, इसके अंदर वी तो हो ही सकता है, साथ में क्या हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। तब यार रोटेशन उसके अंदर बहुत रेंडम होता है, तो उसको भी हम सिस्टमैटिक तरीके से सोच रहे हैं कि इतनी भीड़ में से 1/3 मॉलिक्यूल के अंदर इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो 1/3 मॉलिक्यूल के अंदर इसके अंदर, और 1/3 के अंदर, जैसे हम यार इसको सिस्टमैटिक करते हैं वैसे ही। तो यार एक जनरल मॉलिक्यूल के अंदर 3 एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, और वो होगा हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा। यानी यार ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी 3 फॉर्म में छुपी है, रोटेशन के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी 3 फॉर्म में छुपी है, और एक होता है क्या, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन मतलब कि ये मॉलिक्यूल चल रहा है, घूम रहा है, और साथ में वाइब्रेट भी कर रहा है। 3 फॉर्म में एनर्जी छुपी हो सकती है। अब 3 फॉर्म में यहां काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ, ट्रांसलेशन एनर्जी इटसेल्फ 3 डायमेंशन में छुपी हो सकती है, रोटेशन में 3 डायमेंशन में, और जनरली वाइब्रेशन 1। यानी यार मैक्सिमम डायमेंशन जहां एनर्जी छुपी हो सकती है वो कितनी है, 7। ठीक है, अब जरा यहां बात करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में वी वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं यार, इसकी बात तो, वेलोसिटी होने की बात तो हम वन डायमेंशन, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक सब में कर सकते हैं। लेकिन क्या यार एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, 0 साइज का मॉलिक्यूल है, उसका आई एक्स, आई वाई या आई जेड ये सब क्या होगा, 0 होगा। आई एक्स, आई वाई, आई जेड क्या होगा, 0। तो क्या उसकी रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी मैटर नहीं करेगी। डायटॉमिक या एक नाम आता है लीनियर ट्राइएटॉमिक। यानी यार ऐसा कोई मॉलिक्यूल अगर है तो यार उसका आई एक्स क्या होगा, 0। लेकिन आई वाई 0 क्यों हुआ, मोमेंट इनर्शिया होता है मास और उसकी रेडियस के स्क्वायर का सम। तो यार ये मास भी 0 रेडियस पे घूमेगा अगर ऐसे घूमेगा, और दूसरा मास भी 0 रेडियस पे घूमेगा, तो उसका आई एक्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वाई के अबाउट इसको घुमाते हो ऐसे, तो ये रेडियस और ये रेडियस 0 नहीं है, तो मैं कहूंगा यार इसका आई वाई नॉन 0 है नहीं। इसी तरह से अगर इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो इसका आई जेड भी नॉन 0 होगा, आई जेड भी नॉन 0 होगा। यानी यार इस रोटेशन में एनर्जी कितने डायमेंशन में छुपी हो सकती है, 2। आई एक्स में 0 है, आई वाई और आई जेड, यानी उन 3 काइनेटिक एनर्जी टर्म में से केवल 2 काइनेटिक एनर्जी टर्म आएंगे। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यार पॉली एटॉमिक में ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो या ये एक्सिस हो, हर केस में मॉलिक्यूल एक्सिस से अलग है, तो ना आई एक्स, आई वाई और आई जेड इनमें से कोई भी 0 नहीं होगा, तीनों आएंगे। बात क्लियर है? नो डाउट यार इसके अंदर वी वेक्टर भी आ सकता है, वी वेक्टर इसके अंदर भी आ सकता है नहीं। जनरली यार मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं होता है, डायटॉमिक में दिया जाए तो माना जाएगा, ट्राइएटॉमिक में होता है। खैर मुझे बता यार मोनो एटॉमिक में कितने डायमेंशन में एनर्जी छुपी हो सकती है, 3 डायमेंशन में, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। ये वाली और ये वाली। इसमें कितने डायमेंशन में कितने डायमेंशन में एनर्जी छुपी हो सकती है, तो यार 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6 प्लस 1 क्या, वाइब्रेशन वाला। वाइब्रेशन वाला यार फिजिक्स में कभी अपने मन से मानना हो तो केवल इसी में मान सकते हैं, सब में
नहीं मान सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया जाता है वाइब्रेशन कंसीडर करना है या नहीं करना है, अपने मन से हम। तो अब यार ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितने भी अभी हमने डायमेंशन पढ़ी है जहां एनर्जी छुपी हो सकती है, हर डायमेंशन में लगभग इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसा नेचर में देखा जाता है। अब ये लॉ है तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे दिया गया है तो हम ऐसा मान लेते हैं। तो मुझे बता, इसके अंदर अभी अभी हमने इंटर्नजी का फॉर्मूला देखा है। क्या देखा है इंटर्नजी का फॉर्मूला? यार मॉलिक्यूल लेवल पे हमने पढ़ा था 3 × ½ kT। ये फॉर्मूला ऐसे ही मैं बार बार लिख रहा था 3 × ½ kT। यानी यार 3 डायमेंशन में एनर्जी छुपी है तो इसका आंसर क्या आया? 3 × ½ kT। इसका मतलब एक डायमेंशन में कितनी एनर्जी होगी? ½ kT। यानी यार ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज कितनी एनर्जी? ½ kT। तो 3 डायमेंशन में कितना है? 3 × ½ kT। तो बता अब इसकी इंटर्नजी क्या होगी? 5 × ½ kT। और अब इसकी इंटर्नजी क्या होगी? 7 × ½ kT। या क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हो तो हम +1 कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है यार? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने फॉर्म में एनर्जी छुपी हो सकती है, बताएं। देखो जैसे कोई मास ऐसी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लेकिन अगर कोई मास इस रेडियस पे घूम रहा है तो उसमें रेडियस है और इसमें रेडियस नहीं है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² का सम होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²। तो सोचो यार कोई एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल से पास कर रही है? और अगर एक्सिस हमारी इसी से पास कर रही है तो ये उस पर स्पिन करेगा, लेकिन उसकी रेडियस क्या होगी? 0 होगी, इसलिए Ix क्या होगा? 0 होगा। ऐसे घूमेगा तब वो इस तरह का रोटेशन करेगा तब R1 R2 है, लेकिन अगर कील हमने अपनी ऐसे डाल दी है तब वो कैसे घूमेगा? स्पिन करेगा नहीं। जैसे सोचो यहां एक मास लगाओ, यहां मास लगाओ और ऐसे ऐसे घूम रहा हो, तो ये मॉलिक्यूल अपने ही सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल किसी तरह से यहां से जोड़ के यहां लटका दिया जाए तब वो आर रेडियस पे घूमेगा। इसको रोटेशन कहेंगे और इसको स्पिन कहेंगे। बात क्लियर? जब स्पिन करेगा तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा और जब एक्सिस से हट के होगा तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो जरूरी क्या यार, ना करो यार भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी पढ़ोगे तब समझ लोगे, कुछ बातें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेंगी, सीधी सी बात है यार। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हर वो डायमेंशन जहां एनर्जी छुपी हो सकती है। हाँ, देखो यार इसके v वेक्टर की मदद से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, तो इसमें आया ½ mvx², ½ mvy², ½ mvz²। तो बताओ कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो कितने? तो इन्हीं को मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहा हूं कि कितने फॉर्म में एनर्जी छुपी हो सकती है। बात क्लियर है? तो मोनो एटॉमिक में क्या बता रहे, हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले जो इंटर्नजी पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी थी? उसमें हमने रोटेशन कंसीडर नहीं किया था, केवल क्या कंसीडर किया था? ट्रांसलेशनल मोशन। तो उसका आंसर क्या आया था? 3 × ½ nRT, 3 × ½ kT। तो जिसमें यार अगर और फॉर्म में एनर्जी छुपी हो सकती तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसके अंदर और ज्यादा होगी। दिखा यार, दिखा उसने जो बताया। कोशिश तो उसने यार काफी करी भाई, पूरा मॉलिक्यूल बनाया है फिर घुमा के दिखाया है।
तो ये मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं मॉलिक्यूल लेवल के बताए हैं। तो क्या अगर मोल लेवल पे कोई पूछे मोनोएटॉमिक गैस है n मोल, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 3/2 nRT, और डायटोमिक है तो 5/2 nRT, और अगर पॉलीएटॉमिक है तो 7/2 nRT। मॉलिक्यूल लेवल का है तो उसी तरह का क्या होगा मोल लेवल का। मोल लेवल पे बड़ा कांस्टेंट आता है R आता है, और मॉलिक्यूल लेवल पे क्या आता है K आता है। हाँ, नोट कर लिया भाई। दो कंटेनर की गैस हम एक गैस कंटेनर के अंदर डाल दें तो अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलेगा, कभी भी एक कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं तो उनका अलग अलग टेम्परेचर नहीं रह सकता। जब एक कंटेनर में है तो वो हीट एक्सचेंज करके अपना टेम्परेचर क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो अब अगर मैं कहूं कि इस कंटेनर में दोनों गैसें डाल दी गई हैं तो इसमें मोल कितने हो गए, N1 प्लस N2 मोल हो गए। ठीक है, अब गैस के टेम्परेचर सेम हुए हैं, गैस तो दोनों ही उसके अंदर हैं, तो मैं कहूंगा यार F1 मोल किसके, F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली गैस कितनी है N1 मोल, और F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली गैस के कितने हैं N2 मोल। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो गया है, टी मिक्सचर हो गया है। तो हमें टी मिक्सचर लाना है, तो इसको सिंपल हम एनर्जी कंजर्वेशन वाले नियम से बना सकते हैं। क्या जितनी एनर्जी इसमें स्टोर थी, जितनी एनर्जी स्टेज में स्टोर थी, क्या जब मिला दिया गया तो वो मिला के एनर्जी किसके अंदर स्टोर होगी, इसके अंदर। यानी क्या मैं इसमें लगा सकता हूं U मिक्सचर बराबर क्या होगा U1 प्लस U2, ये लगा सकते हैं। तो U1 बताओ जरा क्या लिखना चाहिए, U1 क्या लिखना चाहिए भाई, U का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ओके। पोटेंशियल इंटर्जी का फॉर्मूला ले दे के हमारे पास बन गया है। इंटर्जी का अगर मुझे एक फॉर्मूला लिखना हो, इंटर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, चलो यार स्मॉल n मोल की क्या इंटर्जी बनेगी, ये क्या एक मॉलिक्यूल की थी तो कैपिटल N मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, कैपिटल L मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्मॉल n मोल की क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ nRT। यार ये एक जनरल फॉर्मूला है जो मैं n मोल गैस के लिए बना सकता हूं, और अगर मुझे n मॉलिक्यूल के लिए बनाना हो तो क्या बनेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ कैपिटल N इनटू KT। ये मैंने यहीं से बनाया भाई, ये सारी बातें मैं एक मॉलिक्यूल के लिए लिख रहा था, अब मैं लिख रहा हूं n मॉलिक्यूल के लिए। बताओ एक मॉलिक्यूल के लिए अगर 5 इंटू हाफ KT है तो n मॉलिक्यूल के क्या हो जाएगा 5 इंटू हाफ NKT, मतलब 5 KT। कितने मॉलिक्यूल के लिए मैंने बोला, n मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा 5 इंटू हाफ NKT, और n मोल के लिए क्या हो जाएगा हाफ nRT।
ये वहीं से हम कर रहे हैं यार, मॉलिक्यूल लेवल पे K आता है और मोल लेवल पे N आता है। तो अब यार सबके हमारे पास मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक सबके फॉर्मूले बन गए एनर्जी के। अभी तक हम लोग केवल किसके पढ़ रहे थे, मोनो एटॉमिक के। अब हमारे पास सबके हैं, बस अंतर कहां आता है, वो जो आगे का नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। मोनो एटॉमिक में हमेशा F क्या रहता है 3, डायटोमिक में 5 और पॉलीएटॉमिक में 7। बात क्लियर है? तो इससे पहले वाले स्क्रीन में जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला किस एजम्पशन के साथ बनाया था, केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन मान के, और ट्रांसलेशनल मोशन मान के निकाला है। भाई ट्रांसलेशन मोशन अकेले कोई बोले कि हो रहा है, तो चाहे फिर वो मोनोएटॉमिक हो चाहे डायटोमिक हो, उसकी एनर्जी इतनी होगी। लेकिन अगर ज्यादा मोशन बढ़ जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने फॉर्म में एनर्जी और आ गई है, तो एनर्जी का फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला अब ये बन गया है, मोनोटॉमिक जब तक है तब तक F क्या आएगा 3, डायटोमिक हो जाएगा तो कितना 5, पॉलीटॉमिक तो 7। ये फॉर्मूला बन गया है। तो कुल मिला के यार मैंने यहां पर F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के N1 मोल डाले थे, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, F1 इंटू हाफ N1R T1, U2 कितना, U मिक्सचर का फॉर्मूला मैं लिखना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा यार, अब ऐसा है कि मिक्सचर में N1 मोल किसके हैं, F1 के, तो दोनों ही लिखना पड़ेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, F1 इंटू हाफ N1R T मिक्सचर। क्या नया हो गया है, T बदल गया है, बाकी जो कुछ है वो तो है ही है, प्लस F2 इंटू हाफ N2R T मिक्सचर। तो बता टी मिक्सचर का हम एक गंदा सा फॉर्मूला यहां बना सकते हैं, वो आएगा N1 F1 T1 N2 F2 T2 डिवाइड बाई N1 F1 N2 F2। ये गंदा सा फॉर्मूला याद रखने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बजाय कि तुम्हें ये याद रखना ज्यादा आसान लगेगा। खैर इसमें एक और फॉर्मूला बनता है जो लोग याद रखते हैं कि अगर यहां पर F1 और F2 सेम होता, मतलब कि ये भी गैस मोनोएटॉमिक होती और ये भी, या ये भी डायटोमिक होती ये भी डायटोमिक, तो ये आंसर थोड़ा आसान आ जाता। बदर अगर ऐसा होता तो यहां से F कॉमन आ जाता और नीचे से भी F कॉमन आ जाता, तब ये फॉर्मूला आ जाता N1 T1। ये फॉर्मूला काफी फेमस है, इस पे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। लेकिन क्या तुम्हें यार ये पूरी कड़ियां जोड़ना आना चाहिए, भूल जाओ तो क्या पन्ने पलटोगे या इतना काम करोगे, इतना काम करना मुश्किल काम नहीं है। क्लियर है भाई लोग? सेमीकंडक्टर से दिल भर गया लोगों का, सेमीकंडक्टर में काफी लोग नहीं आए थे कल। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, मतलब हाँ एक मिनट,
कब है दिवाली? दिवाली कब है? 12 को है, 10 को धनतेरस है, तो मुझे लगा 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 10 से 14 बस, 10, 11, 12, 1, 13, 14, 10 से 14 छुट्टी रहेगी यार, 10 से 14। पता है 15 का मतलब क्या होता है? 15 को है क्या? भाई दूज 14 को होगा। अभी मैं मैसेज कर दूंगा। रिजर्वेशन अभी कराना है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कितने दिन की छुट्टी मिलने वाली, ग्रेविटी में उसी हिसाब से प्लान करेंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दुनिया में। आकाश ने क्या करी? बाकी किसी ने बताया अभी? 10 के बाद हम लोग का कोर्स ओवर पे छुट्टी। सर 15 से क्लास चलेगी, वो रिवीजन आना है, आओ नहीं आना। हाँ, किसी के यहाँ और अनाउंस हुआ है अभी? बोलो क्या अनाउंस हुआ? 1 हफ्ते, तो मैं भी तो 1 हफ्ते की कर रहा हूँ। फ्राइडे से वेडनेसडे 1 हफ्ता हो गया यार। 15 को क्या है? तो सुबह सुबह मना के आ जाना यार। तुम लोग दोपहर में मनाते हो। 10 से 15, तो मान लो 10 से 15 मान लो। 10, 11, 12, 1, 13, 14, 15, 6 दिन। माय गॉड, कैसे जीऊंगा मैं बिना पढ़ाए? सब भूल जाऊंगा यार। नोट कर लिया भाई, हटा दे। N1 मोल F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली गैस T टेम्परेचर पे रखी है। N2 मोल गैस F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली T टेम्परेचर पे रखी है। इसका भी T है, इसका भी T है। अगर इन दोनों कंटेनर की गैस को एक में शिफ्ट कर दिया जाए तो नया T क्या होगा? T होगा यार। जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैस कितनी हो जाएगी? N1 प्लस N2 मोल गैस हो जाएगी। अब यार 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की गैस है, ऑब्वियसली यार गैस कोई कंपाउंड तो बना नहीं रही है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल इमेजिनेशन है। एक्चुअली दोनों तरह की गैस उसके अंदर मौजूद है। तो F मिक्सचर बताना एक इमेजिनरी चीज है कि अगर मुझे एक F बताना हो तो क्या बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो एक एजम्पशन तो लेना ही है कि ये अलग अलग टेम्परेचर की गैस नहीं है, यानी T1 T2 पक्के तौर पे सेम होगा, तभी हम F मिक्सचर की बातें कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो क्या F मिक्सचर का फॉर्मूला तुम लोग मुझे बना के दिखा सकते हो? ट्राई योर बेस्ट। केवल सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना है बस, और क्या, यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। 2 तरह की गैस अगर एक मिक्सचर के अंदर डाली गई हैं
तो क्या हम U मिक्सचर बराबर क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस U2, और इस लाइन में जो मन करे वो लिख दो, आंसर आ जाएगा। मन थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। आ गया भाई? ठीक, टी आया है। हाँ तो उसको काटो, कॉमन लाओ और फिर नीचे वाला कॉमन लाओ। हाँ शीट छपवाई थी क्या? एक आध एक्स्ट्रा छपवा लिया करो यार। हाँ भाई, अगर मुझे पहली वाली गैस की इंटर्नजी लिखना हो तो U1 क्या लिखेंगे, बोला यार? U1 क्या आएगा, N1 F1 हाफ N1 RT, F2 हाफ N2 RT। और मिक्सचर का क्या लिखेंगे, F मिक्सचर, यही हमें लाना है, हाफ कितने मोल हो गए, N1 प्लस N2 RT। RT 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 सब जगह से उड़ जाएगा, हाफ हाफ सब जगह से उड़ जाएगा। तो F मिक्सचर का आंसर उड़ाना नहीं है, इसको लेके आना है। कितना आएगा, बात क्लियर है? F मिक्सचर का ये आंसर आएगा। अभी अभी हम लोगों ने यार एक नाम पढ़ा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस बात पे डिपेंड करता है कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या पॉलीटॉमिक है, यानी उसकी एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है कि वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी पे। इसी तरह का एक टर्म आने वाला है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, या इसका एक और नाम होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स, इसके बहुत सारे नाम है यार, पॉइजन्स रेशियो, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, या रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। हर एक चीज गामा से रिप्रेजेंट करी जाती है, और ये भी किस पे डिपेंड करता है, हाँ, डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, यानी वो मोनो एटॉमिक है या एटॉमिसिटी पे एफ भी डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी पे गामा भी डिपेंड करता है। इसकी बात एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में आएगी, बट यहां पे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब गामा और एफ भी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि गामा भी एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है और एफ भी। गामा और एफ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग अलग पर्पस के लिए ये टर्म बनाए गए हैं, बट एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये उसका रिलेशन फॉर्मूला है। किसी एक लुक में ये रिलेशन याद रख लो, हालांकि इसका एक और लुक होता है। क्या 1 इधर ला दो, 2/f, तो f बराबर क्या आएगा, 2 अपॉन गामा माइनस 1। कौन सा अच्छा लग रहा है, सबको पहले ही अच्छा लग रहा है। डब्बा हटा दूं, अब बताओ, ऐसे में बायस्ड हो रहे हो तुम लोग, डब्बा देखो। हाँ मगर डब्बा तो मैंने यहाँ बनाया था। तो जो भी पसंद आया, मुझे एक्चुअली ये वाला पसंद है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखा जा सकता, ये वैसे ज्यादा काम का होता है। कोई भी एक याद रखो यार, दूसरा याद हो जाए तो और अच्छी बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है। ये रिलेशन है। अच्छा, ये रिलेशन आने के बाद इंटर्नजी का फॉर्मूला मुझे अपडेट करना चाहिए। बताओ इंटर्नजी का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ एन RT,
तो अब क्या बन जाएगा, क्या ये एफ उठा के यहां रख देते हैं, 2 अपॉन गामा माइनस 1 यहां उठा के रख देते हैं, तो ये बन गया क्या, एन आर टी अपॉन, तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले अब तक ये होता था फॉर एन मोल ऑफ गैस, एन मोल ऑफ गैस, और अब ये भी है, तो एन मॉलिक्यूल का क्या होगा, तो वो यार मैं अब साथ साथ हर जगह बात नहीं करूंगा, बस यहां पे ऐसे ही बात करेंगे कि ये भी हो सकता है, इतनी बात क्लियर है। तो यार गामा क्या है, गामा एफ से रिलेटेड है, तो अब यार गामा एक नया शब्द आया है जिससे इंटर्नजी का फॉर्मूला, जिससे इंटर्नजी के फॉर्मूला रिलेटेड है। तो क्या यहां पे जैसे एफ मिक्सचर पूछ रहे थे, टी मिक्सचर पूछ रहे थे, वैसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, क्या, गामा मिक्सचर बताओ, गामा मिक्सचर, इतना नोट कर लें। तो खैर अब के बाद टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूलों की एंट्री होने वाली है, उनको अगर बहुत लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कुछ भी अपने हिसाब से क्रम बना लोगे तो दिक्कत है। इस टॉपिक में क्रम बहुत मैटर करता है, बहुत ही क्लियर कट तरीका है कि जैसे जैसे सीक्वेंस में पढ़ाता जा रहा हूं उसी सीक्वेंस में तुम्हें नए नए फॉर्मूले ऐड करना आना चाहिए। तो देखो यार अगर कभी कोई क्वेश्चन में गामा मिक्सचर पूछता है, गामा मिक्सचर, तो कुछ नहीं यार, हमें क्वेश्चन में क्या देगा कि एक गैस का N1 मोल है, गामा 1 दिया है टी टेम्परेचर पे, दूसरी गैस का N2 मोल है, गामा 2 दिया है टी टेम्परेचर पे, और दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो बता यार मोल कितने हो गए, N1 प्लस N2, लाना क्या है, गामा मिक्सचर, टेम्परेचर कितना रहा, T रहा। तो यार एक तरीका तो ये है कि तुम यार U मिक्सचर बराबर U1 प्लस U2 लिखो, है ना, U1 का फॉर्मूला लिखो nRT अपॉन गामा 1 माइनस 1, U2 का फॉर्मूला क्या लिखो, nRT अपॉन गामा 2 माइनस 1, वही तो फॉर्मूला है गामा माइनस 1, और U मिक्सचर क्या लिखोगे, N1 प्लस N2 RT अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1, और उसको सॉल्व कर लो। मगर यार ये सॉल्व करने में अक्सर मैं देखता हूं लोग गलत ही आंसर निकालते हैं, तो उसका सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या बताओ, अगर मुझे गामा 1 पता है तो F1 2 बाई गामा माइनस 1 होगा, F1 निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, F1 F2 आ गया। अब तुम यार ये स्टेप फॉलो करो, अब तुम क्या निकाल लो, गेट F मिक्सचर, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन, और फिर एक बार गामा का फॉर्मूला लगा लो, यार F मिक्सचर लाओ, कैसे, N1 F1 N2 F2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 लगा के F मिक्सचर आ गया, और अब गामा फिर से ला दो, कौन से फॉर्मूले से, 1 प्लस 2 बाई F मिक्सचर। यार इससे मैं देखता हूं गलती कम होती है, तो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, बट जिसमें गलती कम हो वही हमें करना चाहिए। क्या जनता समझ गई है, एक आध न्यूमेरिकल करेंगे तो बात और क्लियर होगी, उसके लिए मुझे हीट का सीट, चलो मैं इसमें देख लेता हूं।
चलो यार, कुछ क्वेश्चन एकदम बस देखते ही हो जाने वाले हैं। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 28। ऑब्जेक्टिव का 28 देख ले भाई लोग, सब लोग देख ले नोट करके, बोलना नहीं है, मैं हाथ उठवाऊंगा। देख लिया भाई सबने? शीट होगी तभी देख पाएंगे, वरना इधर उधर देखें। ठीक। रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यार एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? ट्रांसलेशन मतलब उसमें रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो कितनी होती है? 3 इंटू हाफ एनआरटी। और रोटेशन कितनी होती है? रोटेशन में 3 ट्रांसलेशन की, इस वाले में इंटरनल जी में 3 ट्रांसलेशन का होता था और 2 रोटेशन का। तो अगर इस एनर्जी में कोई पूछे रोटेशन वाली कितनी है, तो 2 इंटू हाफ एनआरटी। तो 3 इंटू हाफ एनआरटी में से 3 इंटू हाफ केटी में से 2 इंटू हाफ केटी, हाफ एन केटी करोगे तो ये रेशियो कितना आएगा? अच्छा मैंने आंसर तो हाथ तो उठवाया ही नहीं, कोई बात नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई है? नहीं समझ आई? ज्यादा हवा में हो गया यार। बता ये इंटरनल जी कब है? जब बॉडी के अंदर केवल और केवल, ये इंटरनल जी कब की है? जब बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है। तो अगर कोई इस पूरे की इंटरनल जी रोटेशन वाली कितनी है इंटरनल जी, तो होगी 2 इंटू हाफ के टी। और इंटरनल जी ट्रांसलेशन वाली कितनी है? 3 इंटू हाफ के टी। यही मिलके तो 5 बनेगा। तो अगर कोई पूछे रोटेशन वाली ये है, तो बता यार इसमें किसका किसका रेशियो पूछा है? ट्रांसलेशन वाली और रोटेशन वाली। तो वो आंसर कितना आएगा? 3/2। इसमें कौन सी दिक्कत है यार? चलो यार क्वेश्चन नंबर, मिक्सचर वाला क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, 31 का आंसर क्या आएगा? 31 का आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखते ही बताने वाला है, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 33 देखे जरा। गैस प्रेशर एक्सर्ट करती कंटेनर पे, किस वजह से? चेंज इन मोमेंटम की वजह से। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती भाई, इलास्टिक कोलिजन होता है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहती है, मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 जरा थोड़ी सॉल्विंग वाला है। क्या पूछा है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट पैसेज। ओके ये रहने देते अभी यार, ये हमने बात नहीं करी अभी। 34 कट कर दें, ये अभी करना ही नहीं है। 34 अभी करना ही नहीं है। 34 अभी करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देख लें सभी लोग। सीपी और सीबी के रेशियो को गामा कहते हैं। गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कैसे रिलेटेड है? 1+2/, इन्होंने n नाम दे दिया तो हम क्या करें यार, f होता है यार, कुछ भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निकाल पाएंगे? निकाल लें यार 36 जरा। दो मोल ऑक्सीजन 4 मोल आर्गन टी टेम्परेचर पे कहीं पड़ी है। क्वेश्चन में कहा गया वाइब्रेशन मत मानो, तो हम नहीं मानेंगे। कहा है टोटल एनर्जी बनाओ, टोटल एनर्जी बताओ, तो कैसे करोगे यार? टोटल एनर्जी U बराबर U1 प्लस U2 सॉल्व करना है बस यार। U1 U2 इतनी जल्दी भी नहीं करना है, आराम से करो। U बराबर U1 प्लस U2 करना है। तो यार बताओ ऑक्सीजन गैस का, यार एक ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है? आर्गन।
तो ऑक्सीजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डायटोमिक है ना यार, तो ये आएगा 5 इंटू हाफ। कितने मोल है ऑक्सीजन? 2 मोल नहीं, फिर उसके साथ आर्गन ऐड करना। आर्गन डायटोमिक है या मोनोटोमिक? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू क्या? हाफ नंबर ऑफ मोल 4 इंटू आरटी। मोल है ना यार, इसलिए आरटी लगेगा। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है? कितने लोग आ गया यार? बस इतना देर बहुत है यार। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर भाई, इसका 11 आरटी आया है जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड लीड टू। वेरी गुड। क्वेश्चन में कहा गया है वैल्यू ऑफ गामा, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर डायटोमिक गैस। हाइड्रोजन, हीलियम और एक और गैस जिसके अंदर वाइब्रेशन भी जोड़ना है। चलो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब डायटोमिक। एक हीलियम है, हीलियम मतलब मोनोटोमिक। एक और है जो डायटोमिक है मगर उसमें वाइब्रेशन भी जोड़ना है। पता है डायटोमिक होता तो उसकी एनर्जी क्या होती? 5 इंटू हाफ के टी। अच्छा, हमें गामा के रेशियो बताना है। गामा के रेशियो अगर बता यार, गामा एफ की मदद से आ जाता है ना। चलो पहले एफ की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एफ कितना है? 5 है। हाइड्रोजन का एफ कितना है? डायटोमिक है ना। हीलियम का एफ कितना है? 3। और जो एक और डायटोमिक है उसका एफ कितना है? जरा उसमें ब्रैकेट में देखो यार, उसमें वाइब्रेशन जोड़ना है। तो उसका कितना हो गया? 6। तीनों के एफ आ गए। तुमसे कोई एफ का रेशियो पूछे तो क्या आंसर आएगा? 5:3:6 नहीं आएगा। 5:3:6। गामा के रेशियो पूछा है तो नहीं निकाल पाओगे यार। पहले सबके गामा निकालोगे तुम कैसे? सबके गामा निकाल लोगे, फिर रेशियो कर देना, हो जाएगा कि नहीं? जो भी आएगा कर लेना। किसी क्वेश्चन में गामा मिक्सचर पूछा है क्या? चलो मैं खुद ही क्वेश्चन बना देता हूं। हाँ, किस लिए? बताओ, अंदाजा लगाओ क्या होता होगा। हैं? वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा जगह लेंगे तो इंटर एटॉमिक। हमने थर्मल एक्सपांशन में यही बात पढ़ी है कि जब थर्मल एक्सपांशन होता है तो हीट करने पे उनके बीच की दूरी बढ़ती है। इन जनरल बढ़ती है, स्पेशल केस में जैसे कहीं कहीं जैसे वाटर के केस में हम लोग घटती है। तो इन जनरल यही बात करेंगे। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है एंड मान लो 1 मोल ऑफ हीलियम है, तो गामा मिक्सचर बताओ। चलो यार, ये क्वेश्चन है यार, गामा मिक्सचर बताओ। गामा मिक्सचर बताना है तो पहले तुम क्या लाओगे? फिर क्या लाओगे? कितने लोग आ गया यार? ऐसे बात तो मत करो यार, कुछ तो पेन चलाओ। हाँ बताइए, एफ मिक्सचर के पहले लाना चाहिए तो क्या फॉर्मूला है?
यार ये हमने फॉर्मूला लाया है, कैसे लाया है ये भी स्टेप कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो N1 कितना है 2, F1 कितना है बोलो यार 5, और हीलियम में बहुत गंदा आंसर आ गया यार, काश मैंने कुछ अच्छा लिया होता। डिवाइड बाई कितना 2 + 1 N1 + N2, ये कितना आ रहा है 13/, बहुत गंदा आया, कोई बात नहीं। ये एफ मिक्सचर आ गया। अब गामा मिक्सचर कैसे आएगा 1 + 2/13/3, तो 1 + 6/13, तो 19/13। कोई बात नहीं, ऐसे भी आंसर हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी यार सब हमारे हिसाब से बढ़िया बढ़िया हो। क्या ये बात समझ में आ गई यार? तो एफ मिक्सचर पूछा हो तो भी कर लोगे, गामा मिक्सचर पूछा हो तो भी कर लोगे, टेम्परेचर मिक्सचर पूछा हो तो भी कर ही लोगे यार, नहीं कर पाओगे। हटा दे भाई। एक नाम है यार मीन फ्री पाथ, इसके सीधे सीधे फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्योंकि मेंशन टॉपिक है तो हम इसकी बिना बात किए नहीं रह सकते हैं। मीन फ्री का क्या मीनिंग होता है? अगर मैं बहुत रेयर ट्रैफिक पे गाड़ी चलाता हुआ कहीं जा रहा हूं तो मुझे यार कुछ कुछ दूरी पे गाड़ियां मिलती हैं, कोई जल्दी कोई थोड़ा देर में। अगर मैं सब दूरियों का एवरेज निकाल लूं, पहली गाड़ी मुझे 4 मीटर पे मिली, अगली गाड़ी 15 मीटर पे मिली, अगली गाड़ी 2 मीटर पे मिली, फिर 3 मीटर पे, फिर 20 मीटर पे, सारी दूरियों का सम करूं और फिर जितनी गाड़ियां मिली उससे डिवाइड कर दूं, तो एक दूरी आएगी, उसी का नाम क्या है मीन फ्री पाथ। ये बात गैस के लिए क्यों ट्रू है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो जब भी वो मोशन कर रहे होते हैं तो उनको अपने रास्ते पे क्या मिलता है मॉलिक्यूल जिनके साथ उनकी टक्कर होती है। तो क्या बता, एक टक्कर हुई, बीच की कुछ दूरी थी, अगली टक्कर हुई, दूरी कम ज्यादा होगी, अगली टक्कर में फिर दूरी कम ज्यादा होगी, तो सारी दूरियों का सम डिवाइड बाई कितने मॉलिक्यूल से टक्कर हुई है, अगर वो डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू निकल के आएगी, नहीं वो एवरेज दूरी निकल के आएगी, उसी का नाम क्या है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ एक्चुअल वैल्यू नहीं बल्कि सबका एवरेज वैल्यू है, जो एक मॉलिक्यूल हर बार जब अगले मॉलिक्यूल से मिलता है तो उसके बीच की लगभग कितनी एवरेज दूरी रहती है। यानी यार ये किस चीज का फॉर्मूला है? पहली बात तो दूरी का। कोई पूछे यार कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, बताओ इस टर्म की डायमेंशन क्या होगी? दूरी है तो ये क्या होगी मीटर होगी। बात क्लियर है? और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या नाम इन्वॉल्व हुए हैं? √2 है, पाई है, एन प्राइम क्या है? जैसे यार हम लोग इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी तरह से यार गैस वाले में ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यानी ये क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। और डी क्या है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत छोटे लेवल की चीज है यार, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये लैम्डा निकालने का फॉर्मूला है। इसमें कई बार तरह तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि लैम्डा ये नंबर डेंसिटी के साथ किस तरह का रिलेशन है। कोई पूछे यार लैम्डा का डी के साथ कैसा रिलेशन है, कई बार सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल चाट के जाना है, I mean, याद करके जाना है, घोट के जाना है। एग्जाम देने नोट करके
घोट के जाना है। दिवाली मनाने के लिए घोट के जाओ, फिर धमाके के साथ भुला के लौट के आओ, फिर याद करो। मेरा ये कहने का मतलब है, इसको बार बार याद करो। नहीं, भूलने का क्यों स्कोप है। नोट कर लिया भाई? ये स्पेशल इफेक्ट लाया गया है ताकि तो कोई नियम थोड़ी है। ठीक है, जाओ यार। नहीं, मैच कहाँ है आज? मैच है ही नहीं तो क्यों देखेंगे? मुझे जाना है।